अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आई एम योर टीचर फैज़ान अहमद। जी स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जो हमने शुरू किया फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी आज हम एक्सरसाइज 9.2 को देखेंगे। इसके रिलेटेड जो थ्योरी का जो मैं आर्टिकल है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, उसके लेक्चर जो हैं वो इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं यहाँ आई बटन के लिंक के ऊपर दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम इसकी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो 1 है उससे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड बेसिक जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको पहले बता देता हूँ कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। देखें जी, मैं पहले ना क्वाड्रेंट्स को आपको एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ। देखें, दीज आर द फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। स्टूडेंट मेक श्योर आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, हमने ये देखा था कि इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स और वाई की शक्ल में होंगे, लेकिन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसी तरह ये भी एक्स वाई की शक्ल में होंगे क्योंकि ये 2D प्लेन है। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स प्राइम एंड वाई प्राइम, और ये नेगेटिव वाई को शो कर रहा है। दिस इज आल्सो नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स, ठीक है, और ये पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव एक्स को शो कर रहा है। अब सेकंड के अंदर हमने ये देखा कि एक्स जो है ये नेगेटिव है, यानी कि एक्स लेस देन 0 है, और वाई ग्रेटर देन 0 क्योंकि वाई की वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है सेकंड के अंदर, जो भी कोऑर्डिनेट बनेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमने ये देखा था कि एक्स वाई इसी तरह इसके अंदर बनेंगे, और यहाँ पर एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें तो यहाँ पर x जो है वो पॉजिटिव और y लेस देन 0। अब यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि यहाँ इस तरफ और इस तरफ जो है वो सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। जैसे कि ये देखें, यहाँ पर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, यहाँ x y दोनों क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू शो कर रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने जो है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रीज वैल्यूज़ को देखना है तो हमने एक और तरीका देखा था कि हम इस एक्सिस के ऊपर कुछ एंगल मेजर करते थे। हमने यहाँ पर कहा था कि ये 0 डिग्री है, और ठीक है ये है जी 90 डिग्री, जिसे हम कह रहे थे कि π/2 रेडियन है अकॉर्डिंग टू द 9.1 एक्सरसाइज। वो हम पढ़ चुके हैं कि रेडियन और डिग्री में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अच्छा, फर्दर आगे ये है 180 डिग्री और ये है जी पाई रेडियन। ये मैं दोबारा इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी हो जाए। और ये 270 डिग्री, ये 3π/2 रेडियन, ठीक है। और इसी तरह ये 2π रेडियन और ये 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री कैसे है, क्योंकि जब आप इस तरफ को एंगल को चक्कर घुमाते हैं, इस तरफ एंगल को घुमाते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, तब ये 0 फिर 90 फिर 180 और 270 और 360 की तरफ जाता है जब ये चक्कर घुमाते हैं, ठीक है। अब ये बात है कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपके पास 3 एंगल लाई करते हैं, जो कि 0 है, 360 और 180 डिग्री है, और जिसे आप रेडियन में भी कह सकते हैं कि 2π रेडियन है, पाई रेडियन है और 0 रेडियन है। और इसी तरह जब एक और चीज़ नोट कीजिएगा, जब भी आपने एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है तब आपका एंगल हमेशा पॉजिटिव आएगा। एंगल के साथ क्या वैल्यू आती है, एंगल की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे होते हैं। और इसी तरह हमने पढ़ा था कि अगर आप एंगल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो ये 0 था, ये क्या था जी π/2 पाई, 3π/2, ठीक है, और दिस इज आल्सो 2π। अच्छा, अब आपने ये कहा था कि अगर ये इस डायरेक्शन को मूव करता हुआ ये चक्कर कंप्लीट करे क्लॉक की डायरेक्शन, क्लॉक इसी तरह होती है ना कि ये 12 है, ये 1 है, इस तरह को मूव करती है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है।
अच्छा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ मूव करता है तो एंगल जो है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यू होगी। एंगल की हमेशा क्या वैल्यू होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। यानी कि ये तो जीरो है ना, जीरो के साथ नेगेटिव नहीं आ सकता। और फर्दर जो है ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये वाली वैल्यू जो होगी यहाँ पर, ये 270 है। जब आप इस तरफ को मूव करते हैं ये पोजीशन, और ये -π/2 भी है, ठीक है, क्योंकि π/2 के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन ये -π/2 है। और फर्दर क्या है कि फर्दर अगर आप इधर से मूव करते हुए यहाँ पर आते हैं तो ये है जी -π, ठीक है, और इसी तरह ये है जी -3π/2, और ये जो है ये -2π की वैल्यू होती है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप वैल्यू क्या करते हैं, अगर आप एंगल की रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। और यही चीज़ मैंने आपको आगे भी बताई कि अगर यहाँ पे हमने जो नोट लिखा है जिसके अंदर हमने कहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, और यहाँ पर अगर आप क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव डायरेक्शन होती है। अच्छा, इतना समझ आया? अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा आप रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। देखिएगा आगे हम इसको रिमूव कर रहे हैं। आगे जो 9.2 के रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वाड्रेंटल एंगल हमने पढ़े थे, मैं रिकॉल दोबारा इस वजह से करा रहा हूँ कि आप लोगों को कोई इशू ना हो। अच्छा देखिएगा, क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स, और हमने स्टैंडर्ड पोजीशन भी पढ़ी थी। क्वाड्रेंटल एंगल्स ये होते हैं जो कि हमने अभी पढ़े कि ये 0, π/2, π, 3π/2, दीज आर द क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्योंकि ये क्वाड्रेंट की पोजीशंस है, इसके बाद क्वाड्रेंट क्या होता है कि शिफ्ट हो जाता है। यानी कि ये पहला क्वाड्रेंट है, इस एंगल के बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल्स क्या होते हैं जी? क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि 0, 2π और ये पाई, सॉरी पहले पाई आएगा फिर 2π आएगा, क्योंकि आपने रोटेशन के हिसाब से देखना है, ठीक है। और दीज एंगल्स आर लाइज ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये नोट है। इसी तरह आपके पास π/2 और 3π/2 ये लाई करते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। ये किस पर लाई करते हैं? ये वाई एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। अच्छा, अब इन क्वाड्रेंट से रिलेटेड और फर्दर इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। हमने ये कहा था साइन, अच्छा सॉरी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं उनको हमने देखना है कि इन क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी तरह की थी? 1 साइन थीटा, अगर एंगल थीटा है, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये तो बेसिक थी ना। अब फर्दर इससे जो हमारे पास जो इसका रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकेंट, ठीक है, सीकेंट थीटा, और ये हो गया जी आपके पास कॉट थीटा। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं इन्हें फंक्शंस भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने फंक्शंस भी इन्हें बना सकते हैं। और फंक्शन इसके अलावा कोई सी 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भी यूज़ करके बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और जो फंक्शंस हैं ये इन क्वाड्रेंट में इसकी क्या सूरत हाल होती है, इनकी क्या पोजीशन है, ठीक है, इनकी वैल्यू इस क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंटल एंगल्स के अलावा जो क्वाड्रेंट के दरमियान स्टैंडर्ड पोजीशन है, हमने कहा था ना कि ये स्टैंडर्ड पोजीशन है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ये सेकंड क्वाड्रेंट की स्टैंडर्ड पोजीशन है, ये थर्ड की है और ये फोर्थ की। यानी कि क्वाड्रेंट के दरमियान जो वैल्यू लाई करती है एंगल की वो उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन होती है। अब हमने स्टैंडर्ड पोजीशन और क्वाड्रेंटल एंगल्स के ऊपर हमने चेक करना है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये क्या रिजल्ट शो करती हैं, इनका क्या उसके अंदर रिलेशन है। अच्छा, एक चीज़ नोट करिएगा आसानी से याद करने के लिए,
पहले ना मैं आपको वजाहत कर देता हूँ कि जो चीज़ मैंने लिखनी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसका आसान तरीका क्या है। देखें, यहाँ पर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या वैल्यू देती हैं, किसी भी एंगल पर आप चेक कर लें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबका आंसर पॉजिटिव आता है। सबका आंसर क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ऑल पॉजिटिव, मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ ऑल पॉजिटिव, क्योंकि 45, 30 जितने भी एंगल आप चेक कर लें किसी भी वैल्यू पर, सब पर आंसर क्या आना है? पॉजिटिव आना है। और अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जाते हैं, मूव करते हैं, शिफ्ट करते हैं, यहाँ पर साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर साइन का जो रेसिप्रोकल है, हमेशा पता है कि साइन अगर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कोसेकेंट थीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होगा। इसके अलावा, इन दोनों के अलावा जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यानी ये दो, इनके अलावा जो ये 4 हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आंसर देती हैं? नेगेटिव वैल्यू का आंसर देती हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर मूव करते हैं तो यहाँ पर आपके पास जो tan है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। इसके अलावा जो tan का रेसिप्रोकल होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इनके अलावा ये दो होंगी, इनके अलावा जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या आंसर देंगी? आपको नेगेटिव आंसर देंगी। और फर्दर नेक्स्ट मोर हम आगे मूव करते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो वो सेकेंड थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0, ये दोनों वैल्यू के आंसर देती हैं, ये आपके पास पॉजिटिव आंसर देती हैं। फर्दर इनके अलावा जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी नेगेटिव आंसर देती हैं। अब आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप। अगर आपको समझ आ गया है तो इसको नोट कर सकते हैं आप जी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे जो है वो एक शॉर्टकट टेक्निक है इनको याद करने की। शॉर्टकट टेक्निक है, मार्कर देखें यार, और शॉर्टकट टेक्निक है ये जो हमने भी बताया कि साइन सेकंड में पॉजिटिव होता है और उसके अलावा कोसेकेंट और tan और कॉट जो है वो थर्ड और फोर्थ में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को एक शॉर्टकट तरीके से भी हम बता सकते हैं, याद कर सकते हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर क्या थे जी? ऑल पॉजिटिव। इसको मैं ए से, यहाँ से ए पकड़ लेता हूँ, ए लिख देता हूँ बड़ा करके ना, ठीक है। और यहाँ पर था साइन थीटा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर मैं एस लिख देता हूँ और यहाँ पर tan थीटा पॉजिटिव था, यहाँ पर मैं t लिख देता हूँ और यहाँ पर cos थीटा पॉजिटिव है और यहाँ पर मैं c लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो हम इसको एक शॉर्ट फॉर्म से भी याद कर सकते हैं, ASTC। इसको हम याद कर सकते हैं किस तरह भला? इसको हम याद कर सकते हैं ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है। इस तरह भी कई स्टूडेंट याद कर सकते हैं इसको। शॉर्टकट टेक्निक बताइए, इस तरह भी आप इसको ज़हन में रख सकते हैं कि साइन थीटा पहले ऑल, फिर सिल्वर, फिर टी और फिर कप। ऑल से मुराद ऑल पॉजिटिव, सिल्वर से साइन पॉजिटिव, टी से टैन पॉजिटिव, कप से कॉज पॉजिटिव, और इसके रेसिप्रोकल भी आप उसी तरह ज़हन में रख सकते हैं, ठीक है। एक शॉर्टकट टेक्निक बताइए। नेक्स्ट आगे जो है वो हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। जो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि किस पार्टिकुलर एंगल के ऊपर जो साइन की रेशियो है या कॉज की रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी रेशियो है वो आपको क्या आंसर देती है। यानी आंसर का नहीं बताना, सिर्फ उसके साइन का बताना है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू देती है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि साइन 160 डिग्री का बताएं। साइन 160 डिग्री की देखें तो ये इस क्वाड्रेंट के अंदर आता है,
ठीक है, यानी कि ये 160 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो है एंगल, ये 160 डिग्री का एंगल है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड के अंदर। तो उसके हवाले से अगर ज़हन में रखे तो सिल्वर आ रहा था, तो सिल्वर का क्या मतलब है कि साइन है, तो साइन उसमें क्या है? पॉजिटिव है। तो ये क्या वैल्यू देगा इसका सोल्यूशन? साइन 160 गिव्स वैल्यू इन पॉजिटिव। ठीक है, साइन 160 गिव्स वैल्यू इन पॉजिटिव। इसी तरह का मैं एक और क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो है जी सीकेंट 245 का बताएंगे। आप लोग भी इसको पॉज करके देखें कि आपको क्या डायरेक्शन आ रही है। देखें ज़रा, हम इसका यहाँ पर इसको ड्रा करते हैं। सीकन ये है जी 270, ये 180, ये इनके दरमियान आ रहा है, और ये है जी, ठीक है, ये है 245 डिग्री, यानी 245 डिग्री। ओके, अब ये 245 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रही है? थर्ड के अंदर। थर्ड में तो टी आता है, चाय आती है, ऑल सिल्वर टी कप्स, थर्ड में टी आता है। तो टी क्या है? यहाँ पर तो ऐसा आ रहा है, यहाँ पर तो क्या होना चाहिए? कप्स होने चाहिए, क्योंकि सी है। कप्स का अगर होता फोर्थ में होता तो हम कह सकते थे कि ये कप्स का बता रहा है, ये तो टी की बात की है उसने थर्ड के अंदर जो एंगल है। तो थर्ड के अंदर जो वैल्यू हमारी आएगी वो क्या आंसर देगा? सीकेंट 245 गिव्स वैल्यू इन नेगेटिव। ठीक है, सीकेंट 245 का जो आंसर है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसी तरह आप फर्दर इनको सॉल्व करके देखें। ठीक है, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या तो पहले लेक्चर रिवाइंड करके देख सकते हैं जो मैंने आपको थ्योरी का थोड़ा सा कंसेप्ट बताया। ठीक है, और उससे भी देख सकते हैं, और या तो उसके अलावा अगर आपको फिर भी समझ ना आ रही होगी तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैंने अभी आपको पहले बताया कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में क्या फ़र्क है। एंटी क्लॉकवाइज के अंदर आप एंगल क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज के अंदर आप एंगल किस डायरेक्शन में लेते हैं? एंगल इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, और अब इस एंगल की वैल्यू क्या आती है? यानी कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर साइन 160 डिग्री है तो फर्दर इसकी वैल्यू आप लिखते हैं, कोई भी वैल्यू 160 डिग्री पर जो भी होती है, समथिंग मान लो कोई भी वैल्यू है तो वो आती है सिंपल। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका तो ये है। अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया जाता है एंगल क्लॉकवाइज के अंदर, तो मैं अभी पहले आपको बता के आया हूँ कि क्लॉकवाइज के अंदर एंगल आपका इन नेगेटिव आता है, एंगल इन नेगेटिव। ठीक है, एंगल के साथ आप नेगेटिव का साइन लगाते हैं, और इस एंगल की वैल्यू यानी कि साइन या कोस ट्रिग्नोमेट्रिक पर आपको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर आता है साइन -160 डिग्री, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप माइनस साइन 160 डिग्री बाहर, माइनस बाहर करके 160 डिग्री साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि ये कैसे किया? हमेशा ही नेगेटिव बाहर आएगा? हमेशा बाहर नहीं आएगा। सिर्फ कोस और सीकेंट ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कह सकते हैं। ये दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशोज़ हैं, कोस और सीकेंट। याद रखिएगा, कोस और सीकेंट जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ और फंक्शन हैं, इनके अंदर जो नेगेटिव साइन है वो बाहर नहीं आता। ठीक है, नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता। किसी और वीडियो के अंदर मैं इसका प्रूफ दे दूंगा कि क्यों नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता। सिर्फ यहाँ पर ये याद रखें कि कोस और सीकेंट का नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता। देखें, अगर बात करें साइन माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। मैं सारी लिख देता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसी तरह कोस माइनस थीटा, ये आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, और थर्ड वन टेन
माइनस थीटा, ये आ जाएगा माइनस टेन थीटा। इसको जेन में रखिएगा, सारी इसको नोट कर लें ताकि आपके जेन नशीन हो सके। कोसेकेंड माइनस थीटा, ये हो जाएगा माइनस कोसेकेंड थीटा। और फिफ्थ वन है आपके पास सेकेंड माइनस थीटा, तो ये होगा जी सीकेंड थीटा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये दो ऐसे हैं जिनके ऊपर नेगेटिव साइन बाहर नहीं आना। उसके अलावा जितनी भी रेशियोज हैं, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंगल लेते हैं तो उसका नेगेटिव साइन क्या होता है, बाहर आ जाता है। सिक्स्थ वन अगर देखें तो उसके अंदर है कॉट माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। जी स्टूडेंट्स, अब फर्दर हम आगे जो है वो क्वेश्चन करते हैं। आप इस बोर्ड को नोट कर सकते हैं, ठीक है, या तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। स्टूडेंट नेक्स्ट आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो अब हम कुछ एंगल्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने कुछ एंगल्स दे दिए हैं और डिफरेंट रेशो के हिसाब से। अच्छा, पहला जो है वो कह रहा है कि साइन -310। अब वो कह रहा है कि इसको बताएं कि ये वैल्यू क्या देता है, क्या इसकी जो एम्प्टी स्पेस है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। देखिएगा, हमने क्या पढ़ा कि जब भी एंगल नेगेटिव होगा साइन रेशियो के साथ तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस साइन 310। ठीक है, देख सकते हैं आप। इसी तरह एक कॉज वाला आंसर लेते हैं, सेकंड वाला, कॉज -75 डिग्री, ये माइनस बाहर नहीं आएगा, ये इसी तरह रिपीट हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट आगे आप इन सबको करके देख सकते हैं, ठीक है, और ये बहुत आसान है, यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये वही चीज़ है जो मैं आगे आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता चुका हूँ कि साइन किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव और किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव, और कॉज किस में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव है। इन विच कोऑर्डिनेट टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन विच। अच्छा, अब यहाँ पर टर्मिनल आर्म की बात कर दी है। टर्मिनल आर्म क्या होता है? टर्मिनल आर्म एक टर्म यूज़ की है, टर्मिनल आर्म। अच्छा, मैं आपको पहले बता चुका था जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ाया था एंगल के बारे में, उसके बारे में मैं आपको बता चुका था कि इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म में क्या फ़र्क होता है, या टर्मिनल पोजीशन में या इनिशियल पोजीशन में क्या फ़र्क होता है। अच्छा, एंगल कैसे बनता है? एंगल की डेफिनेशन को अगर आप रिकॉल करें, उसमें क्या कहा था कि एक कॉमन पोजीशन से दो रेज निकलती हैं और वो जिस रे के ऊपर दूसरी रे बनती है वो क्या बना रही होती है, वो आपके पास टर्मिनल पोजीशन होती है, ठीक है, और ये इनिशियल आर्म होता है या टर्मिनल आर्म होता है, इनिशियल पोजीशन या इनिशियल आर्म होता है। ये आर्म है ना, बाजू है, ठीक है। अच्छा, जब हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे, ये तो एंगल बन गया ना एंटी क्लॉकवाइज, थीटा जिसे मैंने कह दिया, और ये एंगल है जाविया जिसे कहते हैं, और ये कॉमन वर्टेक्स के बनता है। अच्छा, अब हम वो कह रहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल विच लाइज आर्म ऑफ द एंगल लाइज व्हेन साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। अब वो ये बात कर रहा है कि बताएं जी कि कलेक्टिवली एंगल आपका कितना है, यानी कि दोनों इक्वालिटी इनइक्वालिटी से जांच पड़ताल करते हुए बताएं जी कि एंगल आपका किस क्वाड्रेंट में या टर्मिनल आर्म किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर जो पहला पार्ट है, मैं आपको इसके भी 2 पार्ट करवाऊंगा क्योंकि ये बहुत आसान सवाल है। साइन थीटा लेस देन 0 एंड कॉस थीटा ग्रेटर देन 0। जी स्टूडेंट, अब इस दोनों इनइक्वालिटी को देखते हुए, क्योंकि इनमें एंगल सेम है, थीटा है, दोनों में एंगल क्या है, थीटा है, तो एक दफ़ा फिर मैं यहाँ पर वो बना देता हूँ। देखिएगा, यहाँ पर ऑल, यहाँ साइन थीटा ग्रेटर देन 0 कॉस सेकेंड, tan थीटा ग्रेटर देन 0 कॉट थीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर कॉस थीटा ग्रेटर देन 0
सीकेंट थीटा ग्रेटर देन 0। अब इसी चीज़ को देखते हुए आपने सिर्फ ये बताना है कि आपका टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल यानी कि थीटा जो एंगल बना रहा है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर एंगल आ रहा है। देखिएगा ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि साइन थीटा वैल्यू क्या दे रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि लेस देन 0 है ना। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमने यहाँ पर ये लिखना है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, टू गिवन कंडीशन यानी कि गिवन कंडीशन के मुताबिक साइन थीटा लेस देन 0 मीन्स, इसका क्या मतलब है, थीटा साइन थीटा इज नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, साइन थीटा इज नेगेटिव वैल्यू एंड cos theta greater than 0 means cos theta has positive value, ठीक है। अब यहाँ से क्या हमें पता चल रहा है कि साइन थीटा जो कि नेगेटिव वैल्यू दे रहा है और cos थीटा क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो हमने इनमें से कोई एक क्वाड्रेंट को चूज करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर cos थीटा क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो सीकेंट थीटा यहाँ पॉजिटिव होता है और cos थीटा पॉजिटिव होता है, इसके अलावा तो कोई भी पॉजिटिव नहीं होता। तो इसके अंदर साइन तो नेगेटिव हो सकता है ना, इसके अंदर साइन नेगेटिव हो सकता है। तो जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है वो लाई कर रहा है, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एंगल लाई कर रहा है जो कि थीटा एंगल है। इसी तरह के नेक्स्ट आगे फर्दर बहुत से सवाल है, एक और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं और फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का मैं 5 वाला पार्ट कर देता हूँ, 5 वाला पार्ट कर देता हूँ। cot थीटा ग्रेटर देन 0 एंड साइन थीटा लेस देन 0, ठीक है। अब वो ये एक बात कर रहा है कि cot थीटा पॉजिटिव है और साइन थीटा नेगेटिव है। यहाँ पर वही चीज़ आपने दोबारा लिखनी है, मैं यहाँ नहीं लिख रहा। cot theta gives positive value and sin theta gives negative value, so terminal arm of the angle, terminal arm of angle थीटा लाइज इन, बताइएगा, इसको पॉज करके देखें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिएगा इसे, थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। हम दोबारा उसी शक्ल को बना लेते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप्स। अच्छा cot थीटा उसने क्या कहा, पॉजिटिव है, cot थीटा पॉजिटिव है मीन्स के tan का रेसिप्रोकल है, ठीक है, tan का रेसिप्रोकल है और ये पॉजिटिव tan इसके अंदर होता है और cot भी इसके अंदर पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और इसके अलावा तो cot कहीं पॉजिटिव हो ही नहीं सकता फर्स्ट के अलावा। अगर ये भी पॉजिटिव होता, cot भी पॉजिटिव होता, तो तब हम कह सकते थे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। लेकिन ये क्या आ गया, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो हमने ये कहना है कि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को मैं रिमूव करता हूँ।
नेक्स्ट फर्दर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से बहुत से एक क्वेश्चन लाजमी शॉर्ट के हवाले से आ जाता है फर्स्ट ईयर के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी हुई है, उसका टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल भी बताया हुआ है। बताना ये है कि दूसरी 4 या 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जितनी भी आपकी रिमेनिंग रहती हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका जो पहला पार्ट है उसमें उसने क्या कहा है? साइन थीटा उसने कहा है वो इक्वल है 12/13। अच्छा, ये चीज़ है, अगर सिर्फ यही क्वेश्चन आ जाए, साइन थीटा 12/13 आ जाए और कहा जाए रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात करें, तो फिर हमारे पास दो चॉइसेस आती हैं। या तो साइन थीटा फर्स्ट में है, पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, या तो साइन थीटा सेकंड के अंदर है। ठीक है, तो हमने दोनों पॉसिबिलिटीज से उनकी वैल्यूज़ को निकालना है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर उसने हमें बाउंड कर दिया है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, यानी कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर उसने बाउंड कर दिया है। इस बाउंडिंग की बिना पर हम इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। या तो आप एक आइडेंटिटी से सॉल्व कर लें। आइडेंटिटी से जब सॉल्व करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी से अगर सॉल्व करते हैं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हुए हम उसके अंदर जो तीसरी हमारे पास साइड बनती है उसको निकालेंगे और फर्दर हम उनकी रेशोज़ के फार्मूले लगाते हुए इसको सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब फर्दर क्या है कि हम डायरेक्ट ही इधर से देखें, साइन थीटा की रेशो हमने क्या बढ़ी थी? एज पर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम का एज पर प्रॉब्लम साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, यही पढ़ा था ना, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद इक्वेशन 1, ठीक है, तो हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आती है 12 और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आती है 13। ठीक है, और मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ट्रायंगल, राइट एंगल। राइट एंगल क्या कहती है? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल होता है और पाइथागोरस थ्योरम हम सब ने पढ़ा हुआ है, तो ये होता है कि हाइपोटेन्यूस ये होता है HYP। ठीक है, और ये होती है बेस और ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज़ें आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। ठीक है, अच्छा, अब बात ये है कि हमारे पास इसका फार्मूला क्या होता है? H का स्क्वायर मैं कह देता हूँ P का स्क्वायर, ठीक है, प्लस B का स्क्वायर। ओके, क्लियर? आई थिंक साहब जी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, अब बात ये है कि 13 की वैल्यू लगा देते हैं, H की वैल्यू लगा दें 13 का स्क्वायर, P का स्क्वायर कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब ये B स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है। ये होता है 169 माइनस 144 और ये B स्क्वायर, यहाँ से ये बनेगा 25 B स्क्वायर। अब जब अंडर रूट लेते हैं तो 5 आ जाएगा B की वैल्यू। ठीक है, B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5, यानी कि बेस आपके पास आ जाएगी 5। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की वैल्यू इंसर्ट करें, उसके अंदर अपने ये इनकी वैल्यू लगाएं तो आपका आंसर आ जाएगा। हम इधर सॉल्व करके देखते हैं, इसको रिमूव कर रहा हूं। देखें, हम फर्दर इसको नेक्स्ट आगे सॉल्व करने वाले हैं। अब साइन तो निकल आया, इसका कोसेकेंट तो हम इसका उसी तरह निकाल सकते हैं जैसे कि हमने पहले बात की है कि हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। कोसेकेंट थीटा
कोसिकेंट थीटा तो डायरेक्ट ही आ सकता है कि 13/12 हो जाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आगे है कॉस थीटा क्या आएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 5, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, 5/13। उसके बाद सीकेंड इसका रेसिप्रोकल कर लो 13/5, सॉरी 13/5, ठीक है। इसी तरह साहब जी टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर आपको नहीं पता तो मेरा लेक्चर देख सकते हैं, यहाँ आई बटन का लिंक मैं दे रहा हूँ और नीचे प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। ये सारा लेक्चर मैंने आपको वहाँ पर बताया है, थ्योरी के अंदर हम पढ़ कर आए थे। परपेंडिकुलर साहब कितना है 12 है और बेस कितना है 5 है, 12/5 है। अच्छा नेक्स्ट आगे कॉर्ड की अगर वैल्यू निकालनी है तो कॉर्ड इसका रेसिप्रोकल कर लो तो ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब सारी वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन ही लगाना है क्योंकि ये सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रही है। अगर बता दिया जाए कि ये सेकंड में लाई कर रही है तो फिर कोसिकेंट इसी तरह रहेगा। इन सब के साथ वैल्यू क्या साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन खुद से लगा देंगे। किसी फार्मूले में ये वैल्यू नहीं होगी या डायरेक्ट किसी फार्मूले से वैल्यू नहीं आएगी, खुद से नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में बाउंड कर देता है कि थीटा लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि साइन थीटा भी सेकंड के अंदर पॉजिटिव होता है। तो ध्यान रखिएगा पेपर में बहुत से मेथड्स को घुमा कर आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, वहां पर आप गलत कराएं, सारे के साथ पॉजिटिव लगा दें तो वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ही मैं आपको बता रहा हूं कि आपने पहले स्टेटमेंट में पढ़ लेना है कि टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट, ठीक है, वो आपने देख लेना है। अब नेक्स्ट आगे करते हैं क्वेश्चन। मुझे जो लग रहा है वो थर्ड वाला है, वो जो कि अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, वो आपको डिफिकल्ट लग सकता है, मेरे ख्याल से वही कर लेना चाहिए। cos of थीटा माइनस √3/2, ठीक है स्टूडेंट्स, cos of थीटा है और उसने आगे नेक्स्ट बता दिया है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक बात कह रहा है क्योंकि cos थर्ड में क्या होता है, नेगेटिव होता है। हमने पढ़ा है कि थर्ड में तो चाय होती है, तो ये तो कप्स है, ठीक है। तो हमने तो ये चीज़ पढ़ी है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज़ कि हम यहाँ पर स्टेटमेंट एक लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन या एज पर प्रॉब्लम, दोनों चीज़ों लिख सकते हैं। एज पर प्रॉब्लम cos theta is less than 0, so theta lies in third quadrant, ठीक है। एज पर प्रॉब्लम लिखने का मकसद ये है कि हमारे क्वेश्चन के मुताबिक थीटा थर्ड में है। बाकी अगर गिवन कंडीशन या कोई भी कॉन्सेप्चुअल देखा जाए तो थीटा जो है वो सेकंड में भी लाई करता है और थर्ड में भी लाई करता है, नेगेटिव के लिहाज से कॉज की वैल्यू अगर होती है, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या देखना है जनाब, हमने अब कॉज की रेशो लिखनी है। कॉज थीटा की रेशो क्या होती है, कोई बता सकता है? आप देखिएगा कॉस थीटा की रेशो जो है वो मेरे पास क्या होती है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब अगर इस इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो कंपेयर विद वन इक्वेशन, ठीक है। तो उससे अगर कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि बेस जो है वो हमारी वैल्यू आ रही है √3, ठीक है। √3 लेना है। ये नेगेटिव साइन जो है ये मैं पहले बता चुका हूं कि थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से है। सिर्फ आपने क्या लेना है, √3 लेना है, नेगेटिव साइन नहीं लेना। अब हाइपोटेन्यूज कितना है, ये है जी 2। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम
एक ट्रायंगल बनाएं, उसके अंदर हाइपोटेन्यूज 2 है, मैं यहाँ √3 लिख रहा हूँ, ये P है। अब देखें तो √3 का सॉरी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर जमा P का स्क्वायर। देखिएगा 4 - 3 P का स्क्वायर, P स्क्वायर इज इक्वल टू 1, P इज इक्वल टू 1, ठीक है, P इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया जनाब, यहाँ पर तो पॉजिटिव नेगेटिव आया ही नहीं, तो जनाब हम यहाँ पर साइड्स की बात कर रहे हैं। साइड मतलब किसी की लेंथ, किसी एक साइड की लेंथ, परपेंडिकुलर की लेंथ की बात कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर की लेंथ हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव में लेंथ कभी नहीं होती, तो सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, यानी कि P यहाँ पर क्या कितना आ गया, 1 आ गया। अच्छा जी, अब फर्दर हम आगे जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो उनको सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, वही मेथड क्या करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर कॉज तो है, इसका उलट सीकेंट थीटा वो क्या होता है, वो इसका उलट हो जाएगा, यानी कि -2/√3। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल आप सबको पता है कि उसका फ्रैक्शन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को एक्सचेंज कर देते हैं। अच्छा जी, आगे हमने बात करनी है साइन थीटा की। साइन थीटा की रेशो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है आपका, 1 है, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, और आपकी हाइपोटेन्यूज कितना है, 2 है जनाब। अच्छा, अब बात यह है कि साइन थीटा, चूंकि ये थीटा थर्ड में लाई कर रहा है, तो साइन थर्ड में कितना होता है, नेगेटिव होता है, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी तरह इसका जो उल्ट करते हैं कोसेकेंट, तो ये -2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और फर्दर जब अगर हम टैन की बात करते हैं, तो टैन हमेशा थर्ड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो टैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। टैन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि 1/√3, ठीक है, और कॉट इसका उल्ट हो जाएगा जो कि √3 वैल्यू देगा। टैन हमेशा क्या होता है, थर्ड के अंदर पॉजिटिव होता है। तो ये इसका सोल्यूशन है, इसको आसानी से आप कर सकते हैं और बहुत आसान है। अच्छा जी, अब आगे जो है ये आपसे सारे हो जाने चाहिए। क्वाड्रेंट का ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट के लिहाज से बच्चे मिस्टेक करते हैं, उन्हीं चीज़ को गौर करिएगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, वो भी इसी तरह का है, थोड़ा सा स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन है, और उसके अंदर हमें बताया गया है कि आपके पास अगर tan theta cot theta 15/8 है and terminal arm of the angle is not in the first quadrant, find the value of cos theta and cosecant theta। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत दफ़ा आया पेपर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने कहा है कि cot थीटा जो कि 15/8 है, और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल, यानी कि मैं बात कर लेता हूं, थीटा इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक है, और हमने सिर्फ उसने कहा कि कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालें, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसी चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है, सिर्फ दो वैल्यू निकालनी है। अच्छा, ये चीज़ जो है, ये कंडीशन, ये थोड़ा सा आप लोगों को मसला कर सकती है। थीटा इज नॉट इन अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले देखें थीटा किन किन क्वाड्रेंट में आता है अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पर मैं सोल्यूशन से स्टार्ट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, यानी कंडीशन के मुताबिक cot theta लेस देन 0 गिव्स नेगेटिव वैल्यू, लेस देन 0 गिव्स नेगेटिव वैल्यू, cot थीटा जो है वो नेगेटिव वैल्यू देता है, ग्रेटर देन 0 है, माय मिस्टेक,
कॉट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और ये पॉजिटिव वैल्यू देता है लाइज इन फर्स्ट, अच्छा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा, हमें क्वेश्चन में उसने बाउंड कर दिया कि फर्स्ट के अंदर थीटा नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की वैल्यू नहीं है। तो अमूमन सी बात है कि कॉट थीटा पॉजिटिव किस में होता है? फर्स्ट के अंदर होता है और थर्ड के अंदर होता है। जहन दौड़ाइए, ऑल सिल्वर टी कप्स, टी किस में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और की का उल्ट क्या है? कॉट है, ठीक है, यानी कि tan का उल्ट रेसिप्रोकल कह सकते हैं। तो वो थर्ड में आ रहा है, फर्स्ट में उसने कह दिया फर्स्ट के अंदर नहीं है जनाब, थर्ड के अंदर जाएं जी, उसके अंदर वैल्यू मिलेगी। अच्छा, अब थर्ड के अंदर है तो अब बड़ी बात ये है कि उसी तरीके को यूज़ करेंगे। कॉट थीटा की जो आपके पास रेशो होती है वो क्या होती है? वो होती है बेस ओवर परपेंडिकुलर। व्हाट इज द रेशो ऑफ कॉट थीटा? बेस ओवर परपेंडिकुलर, उसका रेसिप्रोकल कर दें, परपेंडिकुलर और बेस। अब यहाँ से बेस की वैल्यू आती है 15 और परपेंडिकुलर आता है 8, और अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, हम बात कर लेते हैं परपेंडिकुलर कितना है? 8 और ये 15 है, और ये हमने निकालना है h। देखें, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ये हो जाता है 64, ये हो जाता है 225, और ये कितना होगा? इसको जमा करके देखते हैं। आई थिंक मेरा ख्याल है 289 होगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 982 289, और ये h का स्क्वायर अगर दोनों तरफ अंडर रूट लें तो h आता है 289, किसका अंडर रूट होता है? 289। व्हाट इज द अंडर रूट ऑफ 289? 289 किसका अंडर रूट होता है? चेक कर सकते हैं। 289 15 का तो 225 हो गया ना, और आगे फर्दर 16 का होगा, ठीक है, 16 है इसका आंसर। अच्छा जी, देखें आगे 16 वैल्यू आ चुकी है किसकी? h की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 16 आ चुकी है, h की वैल्यू आ चुकी है 16। अब 16 वैल्यू जो आ चुकी है, अब उसके मुताबिक जो हमारे पास cos थीटा है और कोसिकेंट थीटा है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। h की वैल्यू आ चुकी है 16, और आपके पास यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसको रेज करना था यार, बाय मिस्टेक मैंने नीचे वाली वैल्यू रेज कर दी जो कि हमारे काम की थी। अच्छा, यहाँ पर क्या था आपके पास? बेस कितनी थी आपके पास? 15, और परपेंडिकुलर कितना था? 8, और h की वैल्यू जो हमने निकाली वो 16 आई थी, ठीक है। अच्छा, अब cos थीटा की रेशो लिखें जी। cos थीटा बेस ओवर h, बेस कितनी है जी? 15 ओवर 16, और इसी तरह कोसिकेंट उसकी होती है हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, बिकॉज ऑफ दिस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द साइन थीटा। रिकॉल दिस। अच्छा जी, हाइपोटेन्यूज कितना है? 16 एंड द परपेंडिकुलर इज 8, ठीक है। हाइपोटेन्यूज आई थिंक मैंने ठीक लिखी वैल्यू, और ये 2 आ जाएगा 2। अच्छा, अब एक चीज और है, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। स्टूडेंट्स गौर करिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कॉज और कोसिकेंट क्या होते हैं? ये नेगेटिव वैल्यू देते हैं, और इनके साथ नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये देखें, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारे पास क्या कह रहा है कि कोसिकेंट थीटा जो है वो वैल्यू उसकी दी हुई है m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m, और ये वैल्यू दी हुई है, और वो हमें डिमांड ये कर रहा है कि हम बताएं जी कि रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या होती हैं। मैं पहले सारा क्वेश्चन लिख देता हूँ ताकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट ना करे। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, बाज़ औक़ात पेपर में बहुत दफ़ा आया हुआ है। इफ़ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m, ठीक है, और एंड m ग्रेटर देन 0, m की वैल्यू क्या कह रहा है कि पॉजिटिव है, m हमेशा क्या है इसके अंदर पॉजिटिव है, और आगे उसने एंगल के ऊपर जो कंडीशन लगाई है वो उसने बताया नहीं है, सिर्फ उसने इनइक्वालिटी से बताया है कि एंगल आपका क्या वैल्यू देगा। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, वो मैं लिखता नहीं हूँ, आप सबको मैंने बता दिया। अच्छा, इस चीज़ को इनइक्वालिटी को गौर करें, यानी कि थीटा 0 से बड़ा है एंड पाई ओवर 2 से छोटा है, मतलब कि थीटा पाई ओवर 2 से छोटी वैल्यू देगा और 0 से बड़ी वैल्यू देगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। और m क्या है, ये पॉजिटिव है। सो बहुत आसान सवाल है, आप कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन theta lies in first quadrant, एंड कोसेकेंट थीटा की जो रेशो है वो आपको बता रही है कि वो होती है कोसेकेंट थीटा, चूंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है, और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। इधर से हाइपोटेन्यूस की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके पास से m स्क्वायर प्लस 1 एंड द परपेंडिकुलर वैल्यू इज 2m, ठीक है। अच्छा, अब 2m आ चुकी है, क्या करेंगे जनाब, यहाँ पर हम वही पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस को यूज करेंगे। 2m है, m स्क्वायर प्लस 1 है, और ये है जी b साइड है सिर्फ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम m स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ है। आगे जनाब क्या करने वाले हैं हम आगे यहाँ पर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ये हो जाएगा m की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2m का स्क्वायर, ठीक है, 2m का स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस 4m का स्क्वायर 4 आ जाएगी, 4m की पावर क्या आ जाएगी, सॉरी स्क्वायर ही आ जाएगा, आई थिंक स्क्वायर ही आएगा। अच्छा, इधर वाली साइड पे b स्क्वायर रह जाएगा, और आगे ये जो 2m का स्क्वायर है और ये माइनस 4m का स्क्वायर है, ये आपस में क्या करेंगे, प्लस होंगे, और ये क्या बनेगा, माइनस 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू b का स्क्वायर, और जब इसका ये देखें, ये माइनस वाला फार्मूला बंद हो रहा है, m माइनस 1 का m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये b स्क्वायर आ जाएगा, और फर्दर यहाँ पर b की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। b की जो वैल्यू आई है वो आई है m स्क्वायर माइनस 1। अब आगे आप खुद ही इसको देख सकते हैं और आपको आसान हो जाएगा ये करना। मैं आगे फिर भी कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये स्पेस हो सके। m स्क्वायर माइनस 1 कोसेकेंट थीटा, चूंकि मैंने पहले ही बताया था कि कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m, और दिस इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। यहाँ से हाइपोटेन्यूस आया था m स्क्वायर प्लस 1 एंड द परपेंडिकुलर इज 2m, and also base we calculate from the hypotenuse and the perpendicular is m square minus 1, ठीक है। उसका तरीका मैं पहले बता चुका हूँ जो मैंने अभी बोर्ड को रेज किया, ठीक है। अब आगे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालनी है। अब क्योंकि कोसेकेंट ऑलरेडी गिवन है, इसका रेसिप्रोकल करें तो ये साइन आ जाएगा, आसान तरीका 2m ओवर
एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आगे कॉज थीटा निकालें तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास रेशो जो होती है वो होती है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की। ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की बेस क्या है आपके पास, एम स्क्वायर माइनस 1 ओवर कितना है, एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब आगे फर्दर जो आगे प्रोसीजर है वो सीकेंट है। सीकेंट चूंकि कॉज का रेसिप्रोकल होता है और इसको उसी तरह उल्टा देंगे ताकि टाइम की बचत हो सके। और आगे tan थीटा जितना भी है वो होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 2m ओवर बेस कितनी है एम स्क्वायर माइनस 1, और कॉट जो है वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें वो कह रहा है कि tan थीटा जो है वो वैल्यू देता है 1 ओवर अंडर रूट 7 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 और 7 को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो ये बहुत लंबी हो चुकी है, आपको भी बोरियत हो रही होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप आपने ये लेक्चर को एंजॉय किया होगा। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड फर्स्ट ईयर का जितना भी हमने पढ़ लिया है उसके रिलेटेड आपको कोई नोट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप जो नीचे वीडियो के नीचे नंबर नज़र आ रहा होगा उस नंबर पर जाकर रब्ता कर सकते हैं। उस नंबर पर आपको नोट्स जो है वो बता दिया जाएगा कि आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको किए जा सकते हैं, तरीकाकार सारा मिल जाएगा आपको। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल द एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।